हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो टोटल कॉन्सेप्ट है, टोटल थ्योरी हम लोग बात करेंगे। हर चीज़ का कंपैरिजन, रेडियस का कंपैरिजन और आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन। मैं पिछले लेक्चर में बताया था जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है पी ब्लॉक का और एस ब्लॉक का, उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे आसान हो जाता है। ठीक है, तो वो कंपैरिजन आसान हो जाता है। तब तक के लिए अभी चलते हैं आगे, देखते हैं वहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस का बात करें तो इसमें पहला आता है कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का मतलब हुआ कि इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द लाइक एटम्स बाउंडेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स अगर दो एटम है, ठीक है, जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो इसके बीच में जो इसका ए और बी, इसके बीच में जो इसका डिस्टेंस है, इसको नाम देते हैं आर एक्स। मीन्स ये कोवेलेंट रेडियस का कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी डिवाइड बाई 2। मीन्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी is known as covalent radius, and it is used for mostly non-metals, and covalent bonds are formed by what, overlapping of atomic orbitals. So this is the covalent radius which is formed by the overlapping of atomic orbitals। ठीक है, सेकेंड चीज है, सेकेंड है मेटालिक रेडियस। ठीक है, सेकेंड है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस इट इज 1/2, सेम उसका भी यही डेफिनेशन है, बट इसमें मेटल क्रिस्टल लास्ट में ऐड हो जाएगा। इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इन अ मेटल क्रिस्टल। तो मेटल क्रिस्टल में मेटालिक रेडियस इसके बारे में बोले तो इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। मेटालिक रेडियस में मेटल का जो एटम होता है वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहता है, और इसको बोलती है ए और बी। तो मेटालिक रेडियस को बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बाई 2। ठीक है, सी है वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस, ठीक है, वंडर वॉल रेडियस क्या होता है, इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर ऑफ एडजेसेंट एटम ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ का वंडर वॉल रेडियस होता है। जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स है जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, इस डिस्टेंस को बोल दिए ए। फिर यहाँ से एक ये मॉलिक्यूल है जो भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, दो एटम मिला के मॉलिक्यूल। तो ये डिस्टेंस जो कोवेलेंट रेडियस, जो वंडर वॉल रेडियस है, वो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये वंडर वॉल रेडियस है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन पता चलता है कि आर वंडर वॉल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर कोवेलेंट। ठीक है, अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन का बात करें तो रेडियस वंडर वॉल सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसके बाद आता है रेडियस मेटालिक, ठीक है, उससे सबसे कम आता है रेडियस कोवेलेंट। ठीक है, इसे याद करो, VMC क्लास होता है विद्या मंदिर क्लासेस। ठीक है, इसे याद रखो VMC। ठीक है, वी का वंडर वॉल का जा रहा है, उसके बाद मेटालिक, उसके बाद कोवेलेंट। ठीक है, चलो, D इज द आयोनिक रेडियस। डी आयोनिक रेडियस है तो सेम इसी तरह से मेटालिक रेडियस का भी आयन के फॉर्म में जो कोई एटम रहता है, ठीक है, तो आयोनिक रेडियस वहां पे काम आता है। ठीक है, सबसे पहला मैं देखता हूं ट्रेंड। पहला क्या है, ट्रेंड्स इन रेडियस। ट्रेंड्स इन रेडियस में बात करें
तो पीरियड में एंड ग्रुप में, ठीक है, पीरियड और ग्रुप। तुम्हें पता है पीरियड में जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। बताओ जेड इफेक्टिव का जो मैं बोला था कि जेड इफेक्टिव किसके लिए ज्यादा होता है, जेड इफेक्टिव एस पी डी एंड एफ, इसके लिए सबसे ज्यादा होता है, एस के लिए, ठीक है, पी डी एफ, ठीक है। ये चीज मैंने बोला था जब पीरियड सेम हो, ठीक है, सेम पीरियड में along द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। एंड डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज करता है और साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। जेड इफेक्टिव मतलब क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। साइज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डिक्रीज करेगा, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ पे है, ठीक है। मीन्स साइज नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो नाउ फैक्टर अफेक्टिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस। फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस पहला है जेड इफेक्टिव। तो जो रेडियस होता है वो इनवर्स होता है जेड इफेक्टिव का। अब जिसको जेड इफेक्टिव पता है वो आंसर लगा के आएगा। मीन्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज रेडियस एंड इनवर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये चीज किसके लिए वैलिड होता था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए या डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट चार्ज ऑफ सेम एटम, ठीक है। अलग अलग चार्ज होता था सेम ही एटम का, तो उसके लिए ये वैलिड होता था, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए, ठीक है, ये दोनों चीज के लिए। जैसे एग्जांपल एन, एन माइनस, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ये हो जाएगा क्योंकि जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा। नेक्स्ट एग्जांपल टी आई प्लस फोर, वी प्लस फाइव, सी आर प्लस सिक्स, एम एन प्लस सेवन, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल, ठीक है। सेकेंड चीज है कि साइज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेल, मीन्स atomic radius is directly proportional to number of cell, ठीक है। एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। देखो अब जिसको पीरियोडिक टेबल का जो याद है वो अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। सेल मतलब पीरियड, जितना नंबर ऑफ पीरियड में वो आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल पे गौर करो, आर बी प्लस ए प्लस एफ माइनस एन ए प्लस एच प्लस। ये प्लस मतलब क्यों आया, जो प्लस आया मतलब एक प्लस आया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। उसे एक इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन था उसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लाके या हटा के उसको देखो कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ फिट हो रहा है, फिर सब सेल को पता करो, ठीक है। ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आरबी प्लस में, आरबी प्लस है तो ये कहाँ पे आता है पीरियोडिक टेबल में, है लीना की रब से फरियाद, आरबी है लीना हाइड्रोजन, ली ना की रब से। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर में आता है। बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ये नोबल मेटल्स में, ठीक है, जीरो वाले ग्रुप में आ जाएगा। तो मतलब ये उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये उठ के यहाँ चला जाएगा, मतलब पहले फिफ्थ पे था अब फोर्थ पेयर में आ गया, मतलब इसका शेल कितना हो गया, फोर शेल, ठीक है। सेम के प्लस के लिए,
K प्लस पहले एक अब था, ये फोर्थ पे था, अब उठ के यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मीन्स 18 ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये 18 ग्रुप में आ जाएगा। तो ये कौन कहाँ पे जा रहा है, कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड में, 3 शेल। ठीक है, इसी तरह से ये 2 शेल हो जाएगा। देखो, फिर कल बाहर। ठीक है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन पहले कौन से सेल में था, फ्लोरीन सेकेंड में था। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो कहाँ से चला गया, सेकेंड में ही रहेगा। फ्लोरीन के बाद भी तो आता है ना, यहाँ पे ये 17वां है, ये 18वां ग्रुप है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो ये फर्स्ट में आ जाता डायरेक्ट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड में ही रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, इसमें ऐसे सोच के चलना पड़ता है। तो ये सेकेंड सब शेल में ही रहेगा। ठीक है, सेम Na प्लस भी 2 शेल में रहेगा। ठीक है, H प्लस 0 शेल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आर भी इसमें सबसे ज्यादा, इसमें उससे कम, उससे कम, उसमें कम। ठीक है, अब देखो इसमें 2 सेल है। ठीक है, तो क्या देखेंगे, 2 सेल है मतलब इलेक्ट्रॉन भी सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इसीलिए F माइनस पहले आएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग्स, अब मैं इतना नहीं बोलूंगा, अब तुम खुद से थोड़ा सा, इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि नया तरीका है, बिल्कुल हर सवाल सॉल्व होने का गारंटी है इससे। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे प्रैक्टिस बना लेना, अभी नए नए क्लास 11th में आए हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बन जाएगा इससे तुम्हारा। Sb प्लस 3, Te प्लस 2, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, Sb, ये सब में देखो, ये सब में 5 सेल है। ठीक है, 5 सेल है, और इसमें क्या है, 4 सेल है, और इसमें 3 सेल है, और इसमें 2 सेल है। ठीक है, तो बताओ 5 सेल के लिए सबसे ज्यादा होगा, और इसमें 4 सेल, उससे कम 2 सेल। ठीक है, बट इसमें देखो एक चीज कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस चार्ज, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना, जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है इसमें, तो इसका रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको देखना है। ठीक है बात, जैसे कि थर्ड एग्जांपल देखो, U प्लस 3, CF प्लस 3, La प्लस 3। ठीक है, सब में प्लस 3 है, इसमें होगा 6 सब सेल, 6 सेल, इसमें भी 6 सेल होगा, इसमें 5 सेल होगा, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, चलो नोट। अब कुछ कुछ 2 बात है उसको याद रखो। ठीक है, पहला जो बात है कि मेटल प्लस 3 अगर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो होता है, ठीक है, अगर वो प्लस 3 के फॉर्म में है, जैसे कि लेंथेनॉइड सीरीज का बात करें, La प्लस 3, C प्लस 3, Pr प्लस 3, Gd प्लस 3, ये देखो ये सभी क्या है, लेंथेनॉइड का है, एंड Tb प्लस 3, तो ये सभी लेंथेनॉइड का है। तो इसके लिए अगर प्लस 3 के फॉर्म में होता है तो ये लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करता है, इसका साइज जो है, साइज जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करता है। ठीक है, साइज जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करता है फॉर मेटल प्लस 3 ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड सीरीज। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा बात ये है कि जो हम लोग एक पीरियड में बात करें, कोई एक पीरियड में, जैसे फर्स्ट पीरियड का बात करें, उसमें हीलियम
हाइड्रोजन और हीलियम, उसमें जो इनर्ट गैस होता है उसका उस पीरियड में सबसे ज्यादा रेडियस होता है। रेडियस ऑफ द इनर्ट गैस इज द लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। ठीक है, रेडियस ऑफ इनर्ट गैस इज द लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। तो जैसे कि हीलियम और नियोन में, हीलियम और हाइड्रोजन में किसका ज्यादा होगा, ये फर्स्ट पीरियड का है। ठीक है, तो कहीं भी कंपैरिजन में आ जाए थोड़ा सा देख के उस टाइम चलना वो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अगर बात करें, नियोन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन आता है, तो नियोन का क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके रेस्पेक्टिव पीरियड में। फिर उसके बाद साइज जैसे डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, तो वो डिक्रीज ही करेगा। ठीक है बात, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, सम एक्सेप्शंस। ठीक है, सम एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शंस है, फॉर 3D सीरीज इन ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे डी ब्लॉक के लिए जो 3D सीरीज था फोर्थ पीरियड में, इसके लिए बताओ क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखो ये चीज जो है ना, ये चीज जो 11th में रहता है उसको ये चीज आना चाहिए अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया है, ये ट्रेंड याद होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, यहाँ तक सीरीज क्या होता है, जैसे नॉर्मली जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा मतलब क्या, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है तो साइज क्या होगा, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो मतलब साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा भाई। अरे छोटा साइज के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है ना, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकल में अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है, अप्रोक्स। ठीक है, और उसके बाद अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलो कि जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट से कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोलो कि जेड इफेक्टिव अप्रोक्स बराबर हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, और यहाँ पे बोलो कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर बार टेस्ट में। ठीक है, सेकंड इज दैट रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गैलियम। ठीक है, जैसे कि बोरोन, एल्युमिनियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये था हमारा ट्रिक। ठीक है, तो ये इस फैमिली में क्या होता है कि एल्युमिनियम और गैलोलियम का जो साइज होता है वो सेम हो जाता है। क्यों, यहाँ पे लगता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या लगता है, बोरोन फैमिली में लगता है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे देखने को। अब है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो ये चीज समझना। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करते हैं एलसी से। ये सबसे पहला पीरियड होता है, सबसे पहला कहाँ होता है, ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज में होता है। कहाँ होता है, सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट्स में होता है। कहाँ होता है, सिक्स्थ पीरियड इन ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है,
इसमें क्या होता है, चूंकि 6th पीरियड के जो एफ सब सेल स्टार्ट होता है, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, एफ सब सेल में फिल होगा, ठीक है। इसीलिए जो स्ट्रक्चर होता है एफ ऑर्बिटल का वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसके कारण पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। 4f इलेक्ट्रॉन्स का जो 4f14 जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो लास्ट में जो फिल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें पुअर शील्डिंग हो जाता है। और जहां कहीं भी पुअर शील्डिंग होगा तो क्या होगा, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। 4f जो 6th पीरियड में जो होता है वो 4f की तरफ इलेक्ट्रॉन, जो 4f वाला जो 4f14 वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और जिसके कारण साइज डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो 6th पीरियड के एफ सबसेल से स्टार्ट होता है, ठीक है, एफ एफ सबसेल से, ठीक है। देखो, अगर तुम वो लिखते हो ना, क्या कहते हैं, मैं लिख के बता रहा हूँ, ये है थर्ड बी, ये है फोर्थ बी, ठीक है, मीन्स 13th ग्रुप है ये, 13th ग्रुप है ये, 14th ग्रुप है। तो 13th ग्रुप में एक था 3D मतलब 4th पीरियड, 4D मतलब 5th पीरियड, 5D मतलब 6th पीरियड, ठीक है। तो इसमें ऐसा था, इस सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ठीक है, ई जरा हाफ, ठीक है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इसमें जो इलेक्ट्रॉन आता है 4f14 में आता है, 4f में आता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा मुश्किलें स्टार्ट होती है कि एफ ऑर्बिटल्स के बीच में कॉम्प्लिकेटेड रहता है, और पुअर शील्डिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन्स के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड हेंस साइज डिक्रीजेस, ठीक है। तो तुम्हें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज करते करते ये डिक्रीज कर जाता है, थोड़ा सा इक्वल आ जाता है। बट 13 पीरियड के लिए ऐसा नहीं होता, 13th ग्रुप के लिए ये हमेशा डिक्रीज ही करता रहता है, ठीक है। ये चीज एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये सारा एक्सेप्शन तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और जो सेम है इसके लिए भी सेम, जो आगे भी सीरीज चलेगा, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसके लिए भी सेम होगा ऐसे ही। फिर उसके बाद आता है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हेलियम, ठीक है। तो यहाँ तक भी, यहाँ पे भी लगता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा, ठीक है, और एल्युमिनियम और गैलियम में भी लगता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे याद रखो, ठीक है। बट अगर बात करें आगे वाले ग्रुप का, कहे, सीता, जी, स्नो, प्रभु, तो इसके लिए थोड़ा सा इक्वल हो जाता है या डिक्रीज ही करता रहता है, बट मान के चलो कि डिक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। साइज इंक्रीज करता है तो ये चीज सेम यहाँ रहता है, और आगे भी सेम रहेगा, ठीक है, आगे भी सेम प्रोसीजर चलेगा। ये चीज यहाँ पे थी। तो मैं बोलूं कि रेडियाई जो है वो 3D का सबसे कम, 4D का इक्वल, 5D के, ठीक है, एक्सेप्ट 13th ग्रुप, ठीक है। ये चीज याद रहेगी। इसका रीजन क्या बोलोगे, पुअर पुअर शील्डिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कभी भी एमसीक्यू में इतना ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक लास्ट चीज बात करते हैं, फोर्थ चीज, एस ब्लॉक का वेरिएशन आता है साइज का, ठीक है। एस ब्लॉक में क्या था, ये फर्स्ट ए है और ये सेकेंड ए है, ठीक है, ये दो चीज, इसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन मेटल, और इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ए को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका एलिमेंट्स बोलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इसका बोलो बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम, ठीक है। अब देखो ट्विस्ट क्या है, यहाँ से स्टार्ट करो और खत्म यहाँ पे करो, ये जहां पे खत्म होगा वो लार्जेस्ट साइज होगा,
ठीक है, और जहां से शुरू होगा वो स्मॉलेस्ट साइज होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, ये गया तरह से, देखना स्कीम, देखना स्कीम से याद होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आया मैग्नीशियम के पास, फिर मैग्नीशियम से उठ के आया सोडियम के पास, देखो बेरिलियम था, लिथियम के पास आया, फिर मैग्नीशियम के पास आया, फिर सोडियम के पास आया। ठीक है, यहाँ तक। सोडियम से उठ के कहाँ गया, कैल्शियम तक, फिर कहाँ गया, कैल्शियम के पास आया, फिर कैल्शियम से गया स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से गया बेरियम, फिर गया पोटेशियम के पास, फिर आया रुबिडियम, फिर आया सीजियम के पास। मीन्स आया फिर स्ट्रोंशियम के पास, आया फिर स्ट्रोंशियम के पास कैल्शियम से, फिर आया बेरियम के पास। ठीक है, बेरियम से गया पोटेशियम के पास, फिर उसके बाद आया आरबी के पास, फिर उसके बाद आया सीएस के पास। तो ये स्कीम है। और तुम्हें पता है फर्स्ट डे और सेकेंड डे का कैसे अरेंज करना है। ये हो गया फर्स्ट डे और ये हो गया सेकेंड डे को तुम्हें अरेंज करना पता है। भाई साइज भी याद हो गया, यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है ना, तो साइज क्या है, इंक्रीज कर रहा है। अब तुम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दो। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रखना एस ब्लॉक वेरिएशन का। क्या ये यहाँ पे कितना गुणता है, 3, यहाँ पे कितना एलिमेंट आएगा, 3, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक। ठीक है, ऐसे याद रखना है। चलो, तो हमारा एस ब्लॉक का भी वेरिएशन खत्म, साइज खत्म, एटॉमिक रेडियस खत्म। एटॉमिक रेडियस में ऐसे ही याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस है। ठीक है, ये चीज़ को स्पीड बढ़ाने के लिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व तो सही से ही होगा। अब चलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब कभी भी, और देखो यहाँ आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये हमेशा क्या है, ऑलवेज एंडोथर्मिक है, मतलब एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है तो देनी पड़ेगी। तो ये होता है ऑलवेज एंडोथर्मिक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, उसमें से सारा चीज इलेक्ट्रॉन दूसरा रहेगा, एक चीज दे देगा आयोनाइजेशन एनर्जी का एग्जांपल, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो चीज क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते, कभी आ सकता है। तो डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, मान लो कि एक कोई एटम है गैसियस फॉर्म में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ए प्लस आया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाले, उसको बोल दिया आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और दूसरा चीज, अब इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाले, A+2 आया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोल दिए आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए A+2 में से, इसको बोल दिए आयोनाइजेशन एनर्जी 3 और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, तो धीरे धीरे जितना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब एनर्जी और देनी पड़ती है। ठीक है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इंडिविजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक, ट्रेंड्स की बात करें यहाँ पे, मॉल्स वाला नहीं, पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो ये ट्रेंड्स का बात करें तो पीरियड के अकॉर्डिंग एंड ग्रुप के अकॉर्डिंग बताओ, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, पीरियड में इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये ट्रेंड्स है। ठीक है, देखो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मींस देखो ये डाउन द ग्रुप अगर बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने का जो टेंडेंसी है, जो एनर्जी है वो कम देनी पड़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, तो दैट्स द पॉइंट। हर चीज का भाई रूल है, हर चीज का नियम है, हर चीज का कॉन्सेप्ट है, तो यू शुड हैव टू रिमेम्बर ऑल दैट। देखो अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहला फैक्टर है जेड इफेक्टिव, और ये मेन फैक्टर है। क्या फैक्टर है, मेन फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, और जो मैं अभी बताया हूँ वही चीज एक्सप्लेन करता है। मैं बोल दूं आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, एंड जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये ट्रेंड्स, ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ठीक है, हाँ अब कुछ याद करने का तरीका भी अब आना चाहिए। ठीक है, ये चीज तो ठीक है, सेकेंड चीज याद करने का तरीका आना चाहिए। सेकेंड ट्रेंड क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ filled and fully filled ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होता है, स्टेबल होता है, और जो स्टेबल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान या मुश्किल, मुश्किल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या ज्यादा, मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी। ठीक है, हाफ फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या हो गया, देखो ई में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 6, डी में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 10, एंड पी थ्री में कितना जा सकता है, इसका हाफ फील्ड क्या हो जाएगा, P3, और डी का हाफ फील्ड क्या हो जाएगा, D5। तो अगर इसका ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करें तो क्या होगा, सबसे ज्यादा पी का होता है, फिर डी का फुल्ली फील्ड का ज्यादा होगा, फिर हाफ फील्ड का, और हाफ फील्ड में पी का सबसे ज्यादा, पी सबसेल का ज्यादा होता है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज, ये तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। सबसे पहले सेकंड का बात करो कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हो जाता है कि अगर Np3 है, Np4 का ज़्यादा होगा। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए, ये मैं पी ब्लॉक का बात कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे बताओ सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ। ठीक है, ये चीज स्टार्ट होता है कहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। देखो पी पी ब्लॉक कहाँ से बस रहा था, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एक चीज बहुत ज्यादा अटेंटिव रहनी होगी कि बोरोन, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ऑस्ट्रेलिया सब स्टाइल। देखो अब मैं बात करता हूँ जो Np3 है, इसके लिए बोलो, इसके लिए इसके लिए ये बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Np, NH2 तो था ही, और Np3, इसके लिए NH2 Np1, NH2 Np2, NH2 Np4। ठीक है, तो अभी ये चीज सीखना है ये दोनों के लिए।
क्योंकि ये है हाफ फिल्ड और ये है फुल्ली फिल्ड, यहाँ पे आ जाएगा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा फुल्ली फिल्ड। ठीक है, उसको अभी साइड में रखते हैं, अभी इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जो हाफ फिल्ड का ज्यादा होगा, देखो मैं बताया था कि अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन द पीरियड। तो आयोनाइजेशन एनर्जी स्वाभाविक बात है यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कार्बन नाइट्रोजन तक भी इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे P3 जो है NP3 ये स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है और यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये चीज माइंड में फिट कर लो कि हाफ फील्ड स्टेबल होता है और फुल फील्ड भी स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, फुल फील्ड। ठीक है, और उसके बाद जो जनरल ट्रेंड था वो चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, ये आगे ऐसे चलता रहेगा। मीन्स ये चीज तो यहाँ भी लग सकती है, साइन देखते रहना, मैं दूसरा कलर से बना देता हूँ। देखो ये चीज क्या है, ऐसे। ठीक है, बट ये चीज यहीं तक लगती है, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड में ये सब नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, जैसे चल रहा है। ठीक है, ये चीज ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे बात करूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, स्मूथ टेलुरियम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो इसका नाइट्रोजन का ज्यादा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बट यहाँ पे वो चीज नहीं लगता। ठीक है, ये फोर्थ पीरियड तक ही लगता है। तो हर टाइम ये क्वेश्चंस आते हैं, हर टाइम यहाँ से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। आई बात समझे, मैं यहाँ पे बताया हूँ ना कि ये डीपी वाले का क्यों ज्यादा होता है। तो ये पेनिट्रेशन पावर होता है, एस ब्लॉक का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ठीक है, इसलिए तो नेक्स्ट चीज वही है, नेक्स्ट चीज है क्या, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन इफेक्ट। मीन्स क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, जो जितना क्लोज होगा उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के जो चीज ज्यादा करीब होगा वो चीज ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर का जो बात करें, एस का ज्यादा होता है, पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ठीक है, क्योंकि एस सब सेल क्या है, ज्यादा क्लोजर है न्यूक्लियस के, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। ठीक है, जो ज्यादा क्लोज रहेगा, ये ज्यादा क्लोज है या ये ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, ये ज्यादा क्लोज है, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन देनी पड़ेगी, मतलब इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। हैव यू अंडरस्टूड। ठीक है, ये चीज है। चलो, पेनिट्रेशन पावर के लिए थोड़ा सा और बात कर ले। देखो मुझे बताओ, पेनिट्रेशन पावर में आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बात करें तो किसका ज़्यादा होगा, NH2 वाले का ज़्यादा होगा NP1 से। NH2 का मतलब है, ये मैं S ब्लॉक से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और D ब्लॉक से भी कंपेयर करके बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूँ S और P ब्लॉक के कंपेरिजन में, फिर बात करूंगा D और P के कंपेरिजन। जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिख लेना, आसानी होगी हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड पीरियड, यहाँ पे लिखते हैं थर्ड पीरियड, यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ पीरियड। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ पीरियड, ये डी ब्लॉक का बात कर रहा हूँ, डी और पी ब्लॉक के बीच में। फिफ्थ पीरियड, यहाँ पे लिखते हैं सिक्स पीरियड। ठीक है, देखो जो एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2। ठीक है, अगर सेकेंड में है तो, सेकेंड पीरियड में है तो, अगर सेकेंड पीरियड में है तो पी ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 2p1। इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ बोरोन के लिए, एल्युमिनियम के लिए और गैलियम के लिए। मीन्स ये बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम तो ये है, और यहाँ पे जो एस ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक क्या आता है, सेकेंड ग्रुप वाला, इरिडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसके बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो
इसका जो कंपैरिजन ऑर्डर होगा यही ऐसा है। बट ये चीज़ 5th पीरियड में फिर से यहाँ नहीं लगेगी। 5th पीरियड में जो जनरली जो ऐसा ट्रेंड होता है कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो बढ़ेगा ही। 5th पीरियड में नहीं लगता। यहाँ पे एस और पी के बीच में कंपैरिजन करें, बट डी और पी के बीच में कंपैरिजन करें तो डी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10, जिंक जिंक का वाले बात करें, जिंक ग्रुप वाले का, तो सबसे लास्ट वाले का जिंदगी कवार्ड हो गई, ठीक है, एंड 4s2 3d10 4p1, ठीक है, गैलियम इंडियम हेलियम, ठीक है, 4s2 3d10 तो रहेगा, तो 4s2 4p1, ये 4s2 4p1, ये पी ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सारा लिख दिया हूँ, इसको काट दो, पूरी फिल रहता है, तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p1 होगा, तो इसके लिए भी सेम ट्रेंड होगा। मीन्स मैं जो बता रहा हूँ ना, उसके लिए जो चीज़ हो रहा था वो चीज़ नहीं होगा, ऐसे याद रखो। मैं जो बोला हूँ जो चीज़ हो रहा था, क्या हो रहा था, अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, बट क्या हुआ, अचानक से डिक्रीज कर गया, कहाँ कहाँ, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में, ऐसे याद रखो, बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम वाले ग्रुप में, बोरोन अल्युमिनियम और गैलियम वाले ग्रुप में, जिंक कैडमियम मरकरी गैलियम इंडियम थैलियम वाले ग्रुप में। ये चीज लागू होती है, 1 2 3 चीज याद रखो, हर क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, हर क्वेश्चन सही होगा, ठीक है बात। और बाकी अगर किसी को आयोनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो और मतलब डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पी ब्लॉक आएगा तो धीरे धीरे सारा चीज़ दिमाग में हो जाएगा, बट अभी के लिए पीरियोडिक टेबल के लिए जो यह चीज़ याद रखनी है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस फर्स्ट, ग्रुप 13 में आता है, ग्रुप 13 में डाउन द ग्रुप जाने में एक्सेप्शंस आता है, जैसे साइज में भी आता तो आयोनाइजेशन एनर्जी में भी आएगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो क्या था, बैगन, इसका एक्सेप्शंस में ये है, ऐसे लिखो, बोरोन, इसका मैं निमोनिक्स बताऊंगा, टीएल जीए एल आईएन, ये क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, तो ये डिक्रीज कर रहा है, बट ये चीज डाउन द ग्रुप में जैसे पीरियोडिक टेबल वैसे में नहीं है, देख लो। इसके लिए याद रखो, बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम, कहाँ गया, इंडिया गया, कहाँ गया, इंडिया। क्या याद रखो, बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडिया, बट ग्रुप 14 में वही बात करूं तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, लेकिन यहाँ पे प्रभु सुनो कहो, क्या कहो, प्रभु सुनो, नो प्रभु नहीं, प्रभु सुनो। और जैसे साइज ये डिक्रीज होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, वैसे डिक्रीज कर दो। यहाँ पे क्यों होता है, ड्यू टू एंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता था ना भाई, ठीक है, तो जो चीज होता रहा था उसका उल्टा हो जाएगा साइज का, ये चीज यहाँ पे है, ठीक है। एक्सेप्शंस 2, ठीक है, एक्सेप्शन 2 में बात करें कि गैलियम और एल्युमिनियम, जो चीज मैं बताया वो चीज वही है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। चलो अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी कुछ रोल आएगा ना भाई, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी रोल आएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रोल आएगा तो क्या बोलूंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 5d का सबसे ज्यादा, से कम 4d का, ठीक है, और 3d का सबसे ज्यादा होता है। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ऐसे चलता जाएगा आगे, कहाँ तक जाएगा, जिंक तक, ठीक है। सेकेंड ईयर लाएंगे,
डी जरा हाफ, ये हो गया 3D, ये हो गया 4D, ये हो गया 5D। ठीक है, मीन्स ये फोर्थ पीरियड हो गया, ये फिफ्थ पीरियड हो गया और ये सिक्स्थ पीरियड हो गया। वो नवाब था। ऐसे ही करते आगे चलते जाओगे तो जिंग तक आएगा, जिंदगी कवाड हो गई। ठीक है, ये आगे तक चलता जाएगा। ठीक है बात, ये ऐसे आगे तक जाएगा। और ये जो होता है, ये लास्ट में बोला था कि इसका वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये इसका वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। अब इसका ट्रेंड कैसे चलता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण, देखो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो इसके लिए ये डिक्रीज करेगा ही। ठीक है, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी डिक्रीज करेगा। बट क्या होता है, मैंने बोला 5D का 4D से ज़्यादा हो जाता है, तो 5D का 4D से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 5D ये है, 5D का ज़्यादा हो गया अचानक से, ठीक है, तो बढ़ गया। लेकिन ये चीज़ फिर से यहाँ नहीं लगेगा, 13th ग्रुप में नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे। तो जनरली क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम 3D to 4D, द डी ब्लॉक 3D to 4D। On moving from top to bottom in a group, if Z effective increases, then ionization energy also increases. So ionization energy increases from 4D to 5D. 4D से 5D ionization energy कहाँ हुआ, increase कर दिया, क्योंकि Z effective is the most important factor, I already said in the previous slide। ठीक है, जेड इफेक्टिव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट्स व्हाई 4D सीरीज के लिए कम हो गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 4F14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, ये चीज है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा सा पार्ट बच रहा है, कुछ क्वेश्चंस है जो कि डायरेक्टली आते हुए पूरा हुआ नहीं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और एप्लीकेशंस बताऊंगा, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताऊंगा और उसका फैक्टर्स, एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मतलब मैं बोला 3 वीडियो में आएगा, 4 वीडियो में आएगा ये सब। ठीक है, 4 वीडियो में सारा पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट वीडियो जो आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड व्हाट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, दोनों को समझना आसान होता है उस टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताऊंगा, उसमें एसिडिक में कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाला है, बने रहना इस चैनल पे। ठीक है, आज का वीडियो अगर पसंद आया और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।